हेलो एवरीवन। हमने काइंडनेस में प्रीवियस क्लास में क्या देखा था, कैसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालते हैं। कौन सा डाटा दिया होगा, जब कंसंट्रेशन एंड रेट डाटा दिया होगा तब कैसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालते हैं, और जब कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ पीरियड दिया होगा, डाटा दिया होगा, तब कैसे उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। और एक बाकी रह गया था, जो कंसंट्रेशन और टाइम डाटा से कैसे निकालते हैं, वो आज देख लेंगे। अब एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये कंसंट्रेशन और रेट डाटा दिया है, उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वो मांगा है। यहाँ पे कैसे लिखा है क्वेश्चन, फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। ये एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन लाया हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए एंड बी का हमें क्या निकालना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ पे दिया है, तो ये रिएक्शन क्या है, ऐसे ही हुआ होगा, ए बी होगा और प्रोडक्ट दिया होगा, तो ए एंड बी इसका हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालेंगे। मतलब आर प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे ए टू दी पर समथिंग कुछ होगा और बी टू दी पर समथिंग होगा, ठीक है। ये एक्स एंड वाई यहाँ पे निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं एक एक। मान लो ये R1 लिख दो, प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया ए, यहाँ पे दिया हुआ है 0.20 टू द पावर एक्स, और बी क्या हो जाएगा, बी क्या दिया हुआ है, बी 0.30 टू द पावर वाई हो जाएगा। आर दिया है यहाँ पे, R1 कितना 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5। यहाँ पे एक्स एंड वाई निकालना पड़ेगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। तो इक्वेशन 2 की बात करें, यहाँ पे रेट कितना दिया हुआ है 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 0.20 टू द पावर एक्स 0.10 टू द पावर वाई, ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या होगा फिर 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.40 टू द पावर एक्स, ये हो जाएगा 0.05 टू द पावर वाई। इक्वेशन ऐसे निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो एक्स वाई मिल जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कर देते हैं, मतलब ये डिवाइड कर लेते हैं, 1 डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, तो क्या हो जाएगा 1/2 होगा। तो ये कट जाएगा। यहाँ पे अगर 1/2 कर देते हैं हम, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे ये दोनों बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0.30 बाई 0.10 होल टू द पावर एक्स, सॉरी एक्स नहीं वाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसको हटा देते हैं तो प्रोपोर्शनल मतलब प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आ जाता, क्या आ जाता है वो भी कट जाता। यहाँ पे ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तब 1 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये 3 टू द पावर वाई इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। अब y का वैल्यू क्या होगा, हमको पता है एनीथिंग टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। तो 3 टू द पावर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे y का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पे जो y है, मतलब y किसका लिए थे, b का लिए थे ना, तो b का जो ऑर्डर है वो 0 है, 0 ऑर्डर होता है b का। a का देख लेंगे अभी, ठीक है। तो b का मिल गया हमारा ऑर्डर क्या है 0 ऑर्डर, ठीक है। a का देख लेंगे। अब यहाँ पे तो a का सेम है, ये 2/3 कर लेते हैं, डिवाइड इक्वेशन 3/2, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये हटा देता हूँ मैं 1 को, 3/2 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 बाई 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.20 टू द पावर एक्स और 0.40 टू द पावर एक्स। यहाँ पे y का वैल्यू तो 0 हो गया, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो इसको लिखते नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर अब x निकालना है, ठीक है। यहाँ पे ये अगर ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर 4,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.07 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻4 हो जाएगा। ये माइनस था, ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। नीचे है 1.43। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 0.20 बाई 0.40 टू द पावर एक्स। ठीक है, ये कट जाएगा और एक बचेगा यहाँ पे 10⁻⁻1, फिर नीचे आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, मतलब 10, ये 10⁻⁻1 1.43, यहाँ पे ये हाफ हो जाएगा टू द पावर एक्स। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, ये 5, ये हो जाएगा 10 टू द पावर, सॉरी ये हो जाएगा 1.43 इंटू 10 हो जाएगा, ये हाफ टू द पावर एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं फिर 5.07 बाई 14.3 हो जाएगा इक्वल टू हाफ टू द पावर एक्स। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम इसको ऊपर लेते हैं 14.3 कर लेते हैं और 5.07, यहाँ पे भी ये ऊपर चला जाएगा, फिर 2 टू द पावर एक्स हो जाएगा। इसका वैल्यू आसपास 2 टू द पावर 2.82 हो जाएगा 2 टू द पावर एक्स। जब एक्स का वैल्यू निकालोगे आप देख लोगे इसका वैल्यू 1.5 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए का पावर क्या हो गया फिर 1.5। ठीक है, ऐसे निकालते हैं रेट ऑफ सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर क्या दिया हुआ है कंसंट्रेशन और रेट डाटा दिया होगा, इसको एक सिंपल उपाय से भी निकाल सकते हैं। जब ए का इंडिविजुअली निकालेंगे, देख लो यहाँ पे ए का ये दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, और जब ए का निकालोगे आपको क्या करना पड़ेगा, जो दो डिफरेंट वैल्यू ले लो। हमने एक पढ़ा था इक्वेशन R2 बाई R1 इक्वल टू C2 बाई C1 टू द पावर n। ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे R2 मान लो, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर R2 क्या है 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4 बाई 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 इक्वल टू C2 ए का निकाल रहे हैं C2, ये C1 मान लो, ये C2। ठीक है, C2 हो गया 0.40 बाई C1 0.20 टू द पावर n हो जाएगा। फिर इसका वैल्यू कितना निकालते हैं अभी 2.82। ठीक है, इसका वैल्यू 2 टू द पावर n हो गया ना, यहाँ पे n इक्वल टू 1.5 निकल जाएगा। एक b का वैल्यू ऐसे निकालोगे तो ये वैल्यू ले लो, इसका वैल्यू जो रेट दिया हुआ है 5.07 इंटू 10⁻⁻5 बाई 5.07 10⁻⁻5 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा तो 0 आ रहा है। ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, अगर उस प्रोसेस पे नहीं जाओगे ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था इसलिए कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो भी है प्रैक्टिस कर लेना कैसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालते हैं। और एक बाकी रह गया था जो कंसंट्रेशन और टाइम डाटा से कैसे निकालते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम कंसंट्रेशन एंड टाइम डाटा। ठीक है, मान लो ए टू पी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। जब टाइम यहाँ पे T0 है, यहाँ पे C0 मान लो कंसंट्रेशन, टाइम जब T1 है C1 कंसंट्रेशन, टाइम जब T2 है C2 कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हीट एंड ट्रायल मेथड मतलब एक एक मतलब ऑर्डर रिएक्शन जो है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, एक एक को चेक करना पड़ेगा। पहले जीरो ऑर्डर लेके चेक करना पड़ेगा, फिर फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकेंड ऑर्डर। कैसे चेक करना पड़ेगा ये मैं दिखा देता हूँ। ये किससे होगा, हीट एंड ट्रायल मेथड। एक एक लेंगे, इसको टेस्ट करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसी से पता चलेगा वो जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर है। पहले देखते हैं जीरो ऑर्डर
रिएक्शन के लिए कैसे निकालते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था, के टी इक्वल टू एक्स और के जीरो टी इक्वल टू एक्स, ये था। अब के टी लिख सकते हैं, के टी इक्वल टू एक्स, एक्स क्या, जो डिकम्पोज हुआ है कितना, ठीक है ना। के टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इनिशियल माइनस फाइनल, तो जितना डिकम्पोज हुआ है वो मिल जाएगा हमको, ठीक है। इसे यहाँ पे जो दिया है उसको इक्वेशन कर लेते हैं। पहला इक्वेशन कर लेते हैं के वन टी, सॉरी के टी वन, जब टाइम दिया हुआ है के टी वन। दूसरा क्या हो जाएगा के टी टू, क्या हो जाएगा फिर सी जीरो माइनस सी टू, ठीक है ना। ये हो जाएगा के टी टू, ये इक्वेशन वन मान लो, ये इक्वेशन टू मान लो, ठीक है। अब इसको क्या करना है, टू माइनस वन कर देते हैं, के टी टू माइनस के टी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा के टी टू सी जीरो माइनस सी टू माइनस सी जीरो माइनस सी वन, ये हो जाएगा। और सी जीरो माइनस सी टू, यहाँ पे के कॉमन ले सकते हैं, टी टू माइनस टी वन हो जाएगा, सी जीरो माइनस सी टू, यहाँ पे माइनस सी जीरो प्लस सी वन हो जाएगा, सी जीरो कट जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, के इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर सी वन माइनस सी टू बाई टी टू माइनस टी वन, ठीक है। ऐसे के का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। मिटा देता हूं, फिर और क्या हो सकता है, के इक्वल टू ये भी हो सकता है सी जीरो माइनस सी वन, अगर करेंगे तो ये हो सकता है क्या, टी टू यहाँ पे सी टू, यहाँ पे सी टू था तो यहाँ पे टी टू था, सी वन था तो यहाँ पे टी वन था, तो ऐसे ही कर लोगे, सी वन है तो यहाँ पे टी वन, यहाँ पे टी जीरो हो जाएगा, ठीक है। और एक वैल्यू क्या हो पाएगा, के का वैल्यू सी जीरो माइनस सी टू कर सकते हैं, सी टू मतलब यहाँ पे टी टू, यहाँ पे टी जीरो, ठीक है। यहाँ पे कैसे निकालोगे, जो के का वैल्यू निकलेगा ना, कांस्टेंट का वैल्यू निकलेगा, अगर कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे जितना निकल रहा है यहाँ पे भी उतना ही निकल रहा है, तो उसका वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आ जाएगा, मतलब वैल्यू सेम होना चाहिए, जो के का वैल्यू निकाल रहे हैं वो वैल्यू सेम होना चाहिए, सेम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आसपास आ रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, मतलब इसका कुछ वैल्यू आया तो आसपास ही है या थोड़ा गैप ज़्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर में अगर पास आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में फॉर्मूला क्या था, के टी इक्वल टू क्या था, लॉन ए जीरो बाई ए वन, ये था, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं के इक्वल टू वन बाई टी लॉन ए जीरो बाई ए वन, यहाँ पे सी जीरो कर देते हैं, सी जीरो ले लेते हैं ना, सी जीरो बाई सी वन, यहाँ पे भी सी जीरो कर लेते हैं, सी जीरो बाई सी वन, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो इसको टाइम टी वन कर लेते हैं, ठीक है। ये एक वैल्यू निकलेगा, जब टाइम टी वन लेंगे और ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये फाइनल कंसंट्रेशन, एक इक्वेशन हो गया। और क्या होगा फिर, और एक के वैल्यू का वन बाई टी टू कर लो, लॉन सी जीरो बाई सी टू हो जाएगा, ये इक्वेशन निकलेगा वैल्यू। अगर यहाँ पे जो के का वैल्यू निकल रहा है, यहाँ पे जो कांस्टेंट का वैल्यू निकल रहा है, अगर सेम आ रहा है तो वो हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। जीरो ऑर्डर में चेक किए, अगर जीरो ऑर्डर में सेम आ रहा है तो वो जीरो ऑर्डर हो जाएगा, अगर सेम नहीं आ रहा है, कुछ डिफरेंट वैल्यू आ रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर में चेक करने के बाद अगर उसका वैल्यू सेम आ रहा है, के का वैल्यू सेम आ रहा है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं हुआ, सेम नहीं हुआ, तो आपको सेकंड ऑर्डर जाना पड़ेगा। सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था, वही फॉर्मूला पुट करने के बाद
आपको मिल जाएगा वैल्यू। वो था क्या, सेकंड ऑर्डर चेक करते हैं। ठीक है, सेकंड ऑर्डर में क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, के टी इक्वल टू 1/CT माइनस 1/C0। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, इक्वेशन क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू 1/C1 माइनस 1/C0। ये एक चेक कर लेना है, यहाँ पे K इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/T1 1/C1 माइनस 1/C0, ये एक है। फिर और K इक्वल टू क्या हो सकता है, 1/T2 कर लेते हैं, यहाँ पे ये 1/C2 माइनस 1/C0। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अगर यहाँ पे भी K का वैल्यू सेम आ जाए तो वो हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, मतलब उसका ऑर्डर हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, ऐसे निकालते हैं जब कंसंट्रेशन टाइम डाटा दिया होता है, तब हीट एंड ट्रायल मेथड से निकाला जाता है उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। पहले जीरो ऑर्डर चेक करना पड़ता है, फिर फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकेंड ऑर्डर। जिसका वैल्यू पास आता है वही ऑर्डर उसको फॉलो करता है। ठीक है, ये हो गया कैसे निकालते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तीन चीज बता दिए, पहले कंसेंट्रेशन और रेट डाटा दिया होगा, कंसेंट्रेशन अप्लाई पीरियड डाटा दिया होगा, और कंसेंट्रेशन टाइम डाटा दिया होगा। ठीक है, आज देखते हैं कैसे रेट ऑफ रिएक्शन में फैक्टर एफर्ट करता है, फैक्टर affecting रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कैसे देखते हैं, पहला देखते हैं टेम्परेचर। कैसे टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन पर कैसा डिपेंड करता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर घटाने से क्या होता है। ठीक है, क्या सोच रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ये इजीली आप सोच सकते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं मतलब हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, अगर कोई किसी पार्टिकल को एनर्जी दे रहे हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ जाता है और मॉलिक्यूल मूवमेंट ज़्यादा होता है, और मूवमेंट ज़्यादा होगा तो पार्टिकल पार्टिकल में कोलाइड भी ज़्यादा होगा, और जितना कोलाइड ज़्यादा होगा उतना वो रिएक्शन दिखाएगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। कैसे, काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, काइनेटिक एनर्जी के बाद वो पार्टिकल ज़्यादा मूवमेंट करता है और स्ट्राइक ज़्यादा होता है, स्ट्राइक ज़्यादा होता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, जितना स्ट्राइक होगा उतना रिएक्शन होगा, इसका मतलब है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ऐसे बोलते हैं अगर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं कैटालिस्ट। किसे कैटालिस्ट देने से रेट ऑफ रिएक्शन का क्या इफेक्ट करता है। ठीक है, ये समझने का चीज़ है, बता देता हूँ कुछ चीज़ें। पहले चीज़ तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, क्या होता है कैटलिस्ट का काम, जो रेट ऑफ रिएक्शन है मतलब रिएक्शन का स्पीड है, रिएक्शन का स्पीड क्या करता है, अगर स्लो है तो उसको स्पीड कर देता है, रिएक्शन स्पीड कर देता है कैटलिस्ट। ठीक है ना, वो क्या करता है, अगर रिएक्शन स्लो है, स्लो जा रहा है तो उसको स्पीड कर देता है। तो इसका क्वेश्चन ये है, कैटलिस्ट ऐसे क्या करता है जो रिएक्शन स्पीड हो जाता है। कैटलिस्ट पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं, फिर कैटलिस्ट के बाद बता देता हूँ कैटलिस्ट का चीज़ क्या है। एक जब रिएक्शन होता है ना, हम रिएक्टेंट लिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होना है। ठीक है, ऐसे हम अगर रिएक्टेंट लेके आए, वो क्या इमिडिएटली उसका रिएक्शन हो जाता है, पता नहीं है, कुछ टेम्परेचर देना पड़ता है, कुछ प्रेशर देना पड़ता है। तो होता क्या है यहाँ पे, यहाँ पे जो रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए एक एनर्जी चाहिए उसको, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर पहुंच जाएगा
फिर बाद में प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। मतलब रिएक्टेंट थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचना चाहिए फिर वो प्रोडक्ट देगा, ऐसे प्रोडक्ट नहीं देता है। मतलब मान लो रिएक्टेंट का एनर्जी कुछ है, यहाँ पे रिएक्टेंट का एनर्जी कुछ है, ठीक है, ये रिएक्टेंट का एनर्जी है, रिएक्टेंट ये एनर्जी, ये रिएक्शन कोएफिशिएंट और रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है। रिएक्टेंट का एनर्जी कुछ है। यहाँ पे क्या होता है, एक एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर होता है। मतलब रिएक्टेंट को इतना एनर्जी जब हो जाएगा तब वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट वर्ड, वो एनर्जी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। जब रिएक्टेंट इतना एनर्जी मिल जाएगा रिएक्टेंट को, तब वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगा। ऐसे रिएक्टेंट ले लेंगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेगा, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट इतना एनर्जी था, उसको इतना एनर्जी चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक एनर्जी चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, हम एनर्जी देते हैं। जो एनर्जी हम देते हैं उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। जो रिएक्टेंट है उसको एक्टिवेट किया जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। जितना एनर्जी हम रिएक्टेंट को देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यहां से यहां तक, मतलब ये वाला हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इतना एनर्जी हम देते हैं तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचता है, बाद में वो प्रोडक्ट देता है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी हम लिख सकते हैं इक्वल टू, ये टोटल एनर्जी हो जाएगा। मतलब यहां से यहां ये पूरा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है। लिख सकते हैं टोटल एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी, सॉरी रिएक्टेंट का एनर्जी, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। और टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, रिएक्टेंट का एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी मिलके टोटल एनर्जी कितना खर्च होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये हो गया रिएक्शन कैसे होता है। जब रिएक्टेंट लेते हैं तब उसको क्या देना पड़ता है, एक्टिवेट करने के लिए कुछ एनर्जी देना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर क्रॉस करने के लिए, ठीक है। कैटलिस्ट के केस में क्या होता है, कैटलिस्ट वो क्या करता है, मैंने बोल दिया कैटलिस्ट वो रिएक्शन को स्पीड कर देता है। जो रिएक्शन स्लो चल रहा है उसको स्पीड करता है, मतलब कम टाइम में वो रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है, प्रोडक्ट दे जाता है, ठीक है। यहाँ पे उसी का समझने के लिए समझना है कैटलिस्ट करता क्या है, ऐसे जो रिएक्शन को रिएक्शन स्पीड हो जाता है। रिएक्शन जैसे स्लो जा रहा था वो कैसे स्पीड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करता है कैटलिस्ट, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है बैरियर, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी इतना था, उसी को कम कर देता है। मतलब अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पे आ जाएगा तो रिएक्टेंट को यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगता है यहाँ तक आने में उससे कम टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी भी कम देना पड़ेगा, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे कम देना पड़ेगा। अगर कैटलिस्ट यूज करता हूँ यहाँ पे, अगर कैटलिस्ट यूज करते हैं तो इसका क्या होता है, सॉरी ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कैटलिस्ट यूज किया है, कैटलिस्ट यूज किए हैं तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो लेवल है वो कम हो जाता है। तो रिएक्टेंट कम टाइम में वो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लेता है। तो रिएक्शन स्पीड हो गया ना, प्रोडक्ट दे रहा है इमीडिएटली, मतलब बहुत जल्दी, इसके ही कंपेयर में तो जल्दी दे रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे कैटलिस्ट क्या करता है, अगर कैटलिस्ट यूज करते हैं तो रिएक्शन स्पीड बढ़ता है, ठीक है ना, क्योंकि वो एक्टिवेशन जो हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल है उसको कम कर देता है। इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी हमको कम देना, मतलब एनर्जी कम देना पड़ता है। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया तो जल्दी प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। कैटलिस्ट ऐसे भी और एक चीज है जो रिएक्शन को स्लो करता है, उसको बोलते हैं इनहिबिटर, ठीक है, उसको बोलते हैं
इनहिबिटर। ठीक है, ये हो गया कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट का और भी कुछ फीचर है, जैसे कि वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब रिएक्शन करता है और वोलेटाइल नेचर होता है, उसको इजीली सेपरेट किया जाता है, कैटलिस्ट इजीली सेपरेट हो जाता है और अपना काम करता है और चला जाता है, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर नहीं रहता और निकल जाता है अपना। ठीक है, और एक पिंच ऑफ कैटलिस्ट, हम ज़्यादातर रिएक्शन में थोड़ा कैटलिस्ट यूज करते हैं तो वो अपना काम कर लेता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टेम्परेचर गया, कैटलिस्ट गया, अगर सरफेस ऑफ रिएक्टेंट, जब सरफेस बढ़ाते हैं और सरफेस घटाते हैं क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ता है। सरफेस बढ़ने से क्या होता है, उसको ज़्यादा ग्राउंड मिलता है रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, अगर पार्टिकल का सरफेस ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे रिएक्शन करने के चांसेस ज़्यादा है, और अगर सरफेस कम है तो रिएक्शन कम होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, मान लो एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो आपको आलू बॉईल करना है। ठीक है, ये आलू है, मान लो ये एक पोटैटो है। ठीक है, इसको बॉईल करना है, वाटर है, बॉईल करते हैं ऐसे। इसका सरफेस यहाँ पे ये है, इसका सरफेस इतना ही है। इसको मैं काट देता हूँ, मतलब दो भाग कर लेता हूँ। ये हो गया, ये वाटर है, ठीक है ना। अब उसका सरफेस क्या हो गया, ये बढ़ गया, इतना सरफेस ये बढ़ गया, ये वाला सरफेस बढ़ गया, ये वाला। ठीक है ना, ये तो इतना सरफेस तो है, यहाँ पे भी था इतना सरफेस, तो ये सरफेस बढ़ गया। अब एक चीज देखना, जब बॉयल करेंगे ना, इसको बॉयल करेंगे, इसको बॉयल करेंगे, ये बॉयल ज़्यादा जल्दी होगा, ये लेट होगा, मतलब इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें टाइम कम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेक्शन है पार्टिकल, मतलब वाटर के साथ आलू का सरफेस ज़्यादा है तो ज़्यादा इंटरेक्शन होगा। यहाँ पे सरफेस इसके हिसाब से कम है तो कम इंटरेक्शन होगा, जितना कम इंटरेक्शन होगा उतना वो जो बॉयल करने का टाइम है ना, ये बढ़ जाता है। कम इंटरेक्शन हो रहा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है तो टाइम कम लगेगा। इसलिए सरफेस जब बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं सरफेस, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, और जब घटाते हैं सरफेस तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं प्रेशर की बात, देखते हैं अगर प्रेशर बढ़ाते हैं क्या होता है, अगर प्रेशर घटाते हैं तो क्या होता है। प्रेशर की बात देखते हैं, प्रेशर जब बढ़ता है क्या होता है, मॉलिक्यूल पास आता है। प्रेशर अगर मैं कंप्रेस करूं, प्रेशर दूं, तो क्या होता है, जितना भी मॉलिक्यूल दूर दूर है ना, अगर एयर को कंप्रेस किया जाए तो वो जो एयर का पार्टिकल है वो पार्टिकल पास में आता है, और जितना पास आता है उतना कंटैक्ट बढ़ता है, और जितना कंटैक्ट बढ़ेगा उसका रिएक्शन ज़्यादा होगा। और प्रेशर अगर रिलीज कर दिया जाता है तो वो पार्टिकल जो है दूर दूर चले जाते हैं, तो रिएक्शन कम होता है। तो प्रेशर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, प्रेशर घटाने से रेट ऑफ रिएक्शन घटता है। ठीक है, प्रेशर की बात हो गया। ऐसे कुछ फैक्टर है, टेम्परेचर का बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। कैटलिस्ट बता दिया, सरफेस ऑफ रिएक्टेंट अगर बढ़ता है तो क्या होता है। अगर और एक देख लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो सही बात है। कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा पार्टिकल उतना ज़्यादा होगा, पार्टिकल जितना ज़्यादा होगा उतना इंटरेक्शन बढ़ेगा, उतना कोलाइड होगा, उतना रिएक्शन बढ़ेगा। और कंसंट्रेशन अगर डाइल्यूट कर दिया जाए तो उसमें पार्टिकल कम हो जाता है, तो उसका क्या होगा, पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं, इंटरेक्शन कम होता है, रिएक्शन कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे रिएक्शन में फैक्टर इफेक्ट करता है। 5 देख लिए, टेम्परेचर, प्रेशर, और कैटलिस्ट, सरफेस और कंसंट्रेशन। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं क्लास। थैंक यू।